हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रन अकेडमी। देखिए, आप जानते हैं कि मोल कंसेप्ट के कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो मैंने कवर नहीं किए थे। बट अब एक दो वीडियोस के अंदर मैं मोल कंसेप्ट के रिलेटेड जितने भी आपके वीडियोस रह गए थे उनको अपलोड करने वाला हूं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अवोगाड्रोस लॉज के बारे में। एंड इसके रिलेटेड हम कुछ सैम्पल एग्जाम्पल भी करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस लॉ को अप्लाई कैसे करना होता है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, इस पर्टिकुलर लॉ की जो शुरुआत है वो 1811 के अंदर हो जाती है। 1811 के अंदर अवोगाड्रो ने हमें एक हाइपोथेसिस दिया और उस हाइपोथेसिस के हिसाब से उन्होंने कहा कि मान लेते हैं कि मेरे पास दो डिफरेंट गैसेस हैं, जैसे कि एक मेरे पास गैस 1 है और दूसरा मेरे पास गैस 2 है। अब इन दो गैसेस का मैं सेम वॉल्यूम ले लेता हूं। दो गैसेस जो है इनका मैं सेम वॉल्यूम ले लेता हूं। जैसे इसका वॉल्यूम V है और इसका वॉल्यूम भी V है। बट एक बात का ध्यान रखना है कि दोनों सिमिलर कंडीशन में होने चाहिए। मतलब ये कि इस गैस का जो टेम्परेचर है वही टेम्परेचर इस गैस का होना चाहिए। इसमें जो भी प्रेशर आपने मेंटेन किया है वही प्रेशर आपने इसमें मेंटेन करना है। तो अकॉर्डिंग टू हिज हाइपोथेसिस उनका यह कहना था कि इसमें जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे, मान ले N1 यहां पे मिले और इसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो N2 है, तो अकॉर्डिंग टू हिज हाइपोथेसिस दोनों नंबर एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो मतलब इनका क्या कहना था? इनका यह कहना था, यहां पे स्टेटमेंट लिखी हुई है, कहते हैं कि अवोगाड्रोस लॉ स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मतलब अगर मेरे पास डिफरेंट गैसेस हो और उन डिफरेंट गैसेस का मैं इक्वल वॉल्यूम ले लेता हूं, बट कंडीशन सेम होनी चाहिए, मतलब दोनों का टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन के अंदर जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक गैस के होंगे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके दूसरे गैस के होते हैं। जस्ट एग्जांपल के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं मैं कि मान लेते हैं कि मैं 1 लीटर हाइड्रोजन गैस में ले लेता हूं। ठीक है, 1 लीटर में हाइड्रोजन गैस ले लेता हूं, या 1 लीटर मान लीजिए मैं ऑक्सीजन के गैस, हम ऑक्सीजन गैस ले लेता हूं, या 1 लीटर मान लीजिए मेरे पास क्लोरीन गैस में ले लेता हूं। तो उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर इस अब क्या करना है मुझे? इन सभी के जो प्रेशर है, इन सभी का जो टेम्परेचर है वो सेम रखना है। तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के होंगे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के होंगे, उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरे क्लोरीन के होंगे। एक बात मैं आपको यही क्लियर कर दूं, अवोगाड्रो के हिसाब से जो सबसे छोटा पार्टिकल किसी गैस के अंदर एग्जिस्ट करता है वो एटम नहीं, वो एक्चुअली में एक मॉलिक्यूल होता है। मानता हूं कि वो जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर कई सारे एटम्स के कॉम्बिनेशन से भी वो मॉलिक्यूल बन सकता है और वो एक सिंगल एटम के कॉम्बिनेशन से भी बन सकता है। बट अगर गैसियस स्टेट की बात कर रहे हैं तो सबसे छोटा पार्टिकल जो एग्जिस्ट करता है वो आपका मॉलिक्यूल होता है, एक एटम नहीं होता, क्योंकि एटम को किसी और एटम का सहारा चाहिए अगर गैसियस स्टेट के अंदर आना है, मतलब उसको एक मॉलिक्यूल बनना ही होगा। तो उन्होंने डिफाइन किया एटम को, उन्होंने डिफाइन किया मॉलिक्यूल को, और वो कैसे डिफाइन किया उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसे सबसे पहले उन्होंने एटम के बारे में कहा। कहते हैं कि एटम क्या है? कहते हैं एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, हाउएवर इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। देखिए, अगर मैं एक गैसियस स्टेट की बात करता हूं तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन की बात आपसे करता हूं, हाइड्रोजन गैस की बात करता हूं, तो हाइड्रोजन गैस के अंदर आपके पास H के साथ एक H का बॉन्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हमारे पास H2 एज अ मॉलिक्यूल वो एग्जिस्ट करता है। उसी तरह क्लोरीन का क्लोरीन के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी क्लोरीन गैस आपको मिलती है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट कि आपके मतलब एटम जो है वो मे और मे नॉट एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली। लेकिन अगर मैं एक मॉलिक्यूल के बारे में बात करता हूं तो कहते हैं कि मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड। ठीक है, एक एलिमेंट का भी मॉलिक्यूल हो सकता है,
एक कंपाउंड का भी मॉलिक्यूल हो सकता है जो अपने आप में एग्जिस्ट कर सकता है। वो अपने आप कभी नहीं टूटेगा, लेकिन अगर वो आपका किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहा है तो उस टाइम उनके जो एटम्स हैं वो ब्रेक डाउन होंगे और आफ्टर रिकंबाइन होकर किसी और के साथ वो एक न्यू प्रोडक्ट को जनरेट करेंगे। तो अवोगैड्रो का ये कहना था कि मॉलिक्यूल जो है वो सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी गैसियस एलिमेंट का। ये बात अपना ध्यान रखना। अब उन्होंने एक और बात सजेस्ट करी, उन्होंने बताया एटॉमिसिटी के बारे में। अब एटॉमिसिटी क्या चीज है? देखिए, किसी भी पर्टिकुलर जो कोई भी मॉलिक्यूल है वो या तो किसी एलिमेंट का हमारे पास होता है या तो कंपाउंड का हमारे पास होता है। तो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हमने यूज किए हैं उसको उसकी एटॉमिसिटी कही जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे सबसे पहले मेरे पास है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो मतलब होता है सिंगल, मतलब ये कि अगर मेरे पास एक ऐसा, मतलब क्या कहते हैं उसको, मॉलिक्यूल है जिसमें सिंगल एटम है, जैसे कि मेरे पास इनर्ट गैसेस हैं, जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, इनके जो गैसेस होते हैं इनमें सिर्फ सिंगल एटम हमारे एग्जिस्ट करते हैं। तभी मैंने कहा था मे और मे नॉट एग्जिस्ट, तभी हमने वहां पे एटम के बारे में कहा था। तो इनके अंदर सिर्फ सिंगल एटम है, इसलिए मोनो एटॉमिक है। अब डायटोमिक के अंदर क्या होंगे? ऑब्वियस है कि हमारे दो एटम के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये दो दो एटम के कॉम्बिनेशन से बने हैं, तो इसलिए हम इसको डाई एटॉमिक कहते हैं। उसी तरह हमारे पास आता है ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक के अंदर ऑब्वियस बात है कि हम तीन डिफरेंट एटम के, डिफरेंट नहीं सॉरी, तीन सेम एलिमेंट। अब मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कोई मॉलिक्यूल अगर सेम एटम से बन रहा है तो उसका क्या नाम है, और अगर वो डिफरेंट एटम से बन रहा है तो उसका क्या नाम है। बट पहले हम ट्राई एटॉमिक की बात कर ले। तो ट्राई एटॉमिक का मतलब हुआ जिसमें तीन सिमिलर एटम्स हमें मिले, तो वो हम ट्राई एटॉमिक कहेंगे। उस तरह टेट्रा एटॉमिक हमारे पास होता है, फॉस्फोरस उसका एग्जाम्पल है, जिसमें चार हमारे पास एटम आपस में कंबाइन करेंगे। फिर हमारे पास ऑक्टा मतलब एटॉमिक होता है, ऑक्टा मतलब 8 होता है। तो इस कंडीशन में आप सल्फर का एग्जांपल ले सकते हो। सल्फर में कुल मिला के 8 एटम्स होते हैं जिनके कॉम्बिनेशन से वो मॉलिक्यूल तैयार होता है। इसके अलावा मॉलिक्यूल हमारे दो तरह के होते हैं, या तो मॉलिक्यूल सेम एटम के कॉम्बिनेशन से बनेंगे या तो वो डिफरेंट एटम के कॉम्बिनेशन से बनेंगे। अगर तो वो सेम एटम के कॉम्बिनेशन से बने हैं तो उन मॉलिक्यूल्स को होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का नाम हम देते हैं। जैसे फॉस्फोरस हो गया P4 या ओजोन हो गया O3। लेकिन वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर डिफरेंट हमारे एटम्स जो हैं वो कंबाइन करके बने हैं तो उनको हेट्रो एटॉमिक का नाम दिया गया है। एंड जैसे कि HCl में H और Cl दो डिफरेंट एटम है, आपस में कंबाइन है। अमोनिया NH3 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो उसमें नाइट्रोजन अलग है और तीन आपके क्या है, इसके अंदर हाइड्रोजन हमारे एटम्स होते हैं। तो इनको कहा जाता है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब एवोगैड्रोस लॉ हमारे लिए कैसे यूजफुल है, वो कैसे हेल्प करता है टू एक्सप्लेन गै-लुसैक लॉ, उसके बारे में हम थोड़ा सा अब यहां पर स्टडी करेंगे। देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि एवोगैड्रो जो लॉ है वो हमें क्या बताता है, गै-लुसैक लॉ हमें कैसे बताता है, और फिर एवोगैड्रो लॉ एक्सप्लेन कैसे करेगा गै-लुसैक लॉ को, वो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहली बात, अभी हमने पढ़ लिया है एवोगैड्रोस लॉ के बारे में कि अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन दोनों में सेम होनी चाहिए। तो अगर दो डिफरेंट गैसेस का इक्वल वॉल्यूम में ले लूंगा तो उनमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो एग्जैक्टली क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है। उसके बाद हमने गै-लुसैक लॉ के बारे में भी पढ़ा था। गै-लुसैक लॉ जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ डील नहीं करता, वो वॉल्यूम के साथ डील करता है। तो यही यहां पे लिखा भी हुआ है, कहते हैं कि सिंस सब्सटेंस रिएक्ट इन द सिंपल रेशियो बाय द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल ऑल्सो बियर अ सिंपल रेशियो टू वन अनदर। मतलब क्या है, मैं आपको एक अच्छे से एग्जाम्पल से ये अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ध्यान से देखें, जैसे मान लीजिए कि मैं हाइड्रोजन एंड क्लोरीन को आपस में रिएक्ट करवाता हूं। तो देखिए, मेरे पास यहां पे हाइड्रोजन है, मेरे पास यहां पे क्लोरीन है, इनको मैंने आपस में रिएक्ट करवाया तो मेरे पास 2HCl मुझे मिल गया है।
तो अगर मैं गेलुसैक लॉ के हिसाब से इसको स्टडी करूं तो मैं कहूंगा यार कि एक वॉल्यूम, अगर मान लीजिए मैं हाइड्रोजन ले लेता हूं और अगर एक वॉल्यूम मैं यहां पे क्लोरीन का ले लेता हूं और जब इनको आपस में कंबाइन करूंगा तो मुझे दो वॉल्यूम जो हैं वो किसके मिलेंगे, HCl के मिल जाएंगे। ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको बताई है गेलुसैक के हिसाब से मैंने आपको बताया है। तो यहां पे अगर इनकी रेशियो देखूंगा तो एक सिंपलेस्ट रेशियो आपको यहां पे मिल जाएगी कि 1:1:2, मतलब जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन की जो कॉम्बिनेशन है, जो हमारे रिएक्टेंट है, उसकी रेशियो है 1:1 और 2, मतलब उसमें दो जो है आपके वॉल्यूम मिल रहे हैं मेरे HCl के। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं अपने किसके, एवोगैड्रो लॉ के हिसाब से अगर मैं स्टडी करता हूं तो आप यहां देख सकते हो कि मेरे पास n मॉलिक्यूल्स जो हैं, n मॉलिक्यूल्स जो हैं हाइड्रोजन के, अगर कंबाइन करते हैं मेरे n मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो आप देख सकते हो मुझे 2n मॉलिक्यूल्स यहां पे मिलते हैं HCl के। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं इसकी भी रेशो फाइंड करूंगा तो वो जो रेशो हमारे पास आएगी वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आएगी जैसे कि हमने गेलुसैक के अंदर हमने इसको स्टडी किया था। अब इन सब को मैं n से डिवाइड कर देता हूं। अगर मैं इसको n से डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, n से डिवाइड मतलब होगा कि क्योंकि ये n है, ये भी n है, ये 2n है, n से डिवाइड करूंगा तो मेरे को मिलता है कि 1 मॉलिक्यूल जो है मेरे H2 का वो कंबाइन करेगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन के साथ, तो ये मुझे क्या देगा, 2 मॉलिक्यूल मेरा HCl का देगा। क्लियर हो गया। अब अगर मैं एटम के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो इसके अंदर अगर मैं इन सबको डिवाइड बाय 2 कर देता हूं सपोज, तो डिवाइड बाय 2 का मतलब हुआ 1/2 मॉलिक्यूल ऑफ H2 प्लस साथ में क्लोरीन की बात करूं अगर मैं, तो वो आ जाएगा मेरा साथ में, दैट इज 1/2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, और ये हो जाएगा बेटा मेरे पास क्या, दैट इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl। अब देखो हाफ मॉलिक्यूल तो कोई एग्जिस्ट नहीं करता ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें एक एटम लिया गया है हाइड्रोजन का, इसका एक एटम लिया गया है मेरे क्लोरीन का, क्योंकि 2 एटम से बना होता है ना, उसका हाफ मतलब क्या होगा, 1 एटम। तो जब एक एटम मेरा हाइड्रोजन का कंबाइन करता है एक एटम ऑफ क्लोरीन के साथ, तब वो एक मॉलिक्यूल जनरेट करता है HCl का, तब वो एक मॉलिक्यूल जनरेट करता है HCl का, जिसमें एक एटम हाइड्रोजन का होगा और एक एटम हमारा क्लोरीन का होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमारा ये जो एवोगैड्रो लॉ है ये हमें किसी भी प्रोडक्ट के अंदर उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी बताने में भी हमारी हेल्प करता है। जैसे कि यहां पर अगर एक एटम मैंने हाइड्रोजन का लिया है और यहां पे एक एटम मैंने क्लोरीन का लिया है, तो ऑटोमेटिकली जो मॉलिक्यूल जनरेट हुआ HCl, उसमें 2 एटम हमारे पास मिल रहे हैं जिनके कॉम्बिनेशन से HCl बना हुआ है। तो इसका मतलब हुआ इसकी जो एटॉमिसिटी है वो हमारी 2 है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूं, एवोगैड्रो लॉ गेलुसैक लॉ को कैसे अच्छे से एक्सप्लेन करता है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। गेलुसैक लॉ के हिसाब से अगर H2 प्लस Cl2 आपस में कंबाइन होता है तो 2 HCl को अगर मुझे एक सिंपलेस्ट रेशियो में डिफाइन करना हो या समझाना हो तो हम कैसे समझाते थे, हम कहते थे कि अगर मान लीजिए एक वॉल्यूम में हाइड्रोजन का लेता हूं, उसके साथ अगर एक वॉल्यूम क्लोरीन आपस में मिला दिया जाए तो 2 वॉल्यूम जो है इन टोटल मुझे HCl मिलता है। अब एवोगैड्रो के हिसाब से इसको कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, हमने कहा कि अगर हाइड्रोजन के अगर ये हाइड्रोजन एंड क्लोरीन जो लिया गया है अंडर सेम मतलब कंडीशन, मतलब अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर में है, तो अगर n मॉलिक्यूल मैं हाइड्रोजन के लूंगा तो n मॉलिक्यूल मेरे क्लोरीन के होंगे, जिसमें हमारे पास 2n मॉलिक्यूल्स जो है HCl के मिल जाएंगे। अगर इन सबको मैं n से ही डिवाइड कर दूं, सिंपलेस्ट रेशियो बनाऊंगा ना, सिंपलेस्ट रेशियो मतलब होता है कि कॉमन नंबर सबको डिवाइड करते जाओ, तो अगर मैं n से डिवाइड करूं तो 1 मॉलिक्यूल मेरे पास, ये m यहाँ पे मॉलिक्यूल और कुछ नहीं है, प्लीज याद रखना, कंफ्यूज मत होना, ये 1 मॉलिक्यूल है। उस तरह 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन है, आपस में मिलकर मुझे 2 मॉलिक्यूल HCl के देते हैं। अगर मैं इसकी भी सिंपलेस्ट रेशियो बनाऊं, मतलब इससे भी इसको सिंप्लीफाई कर दूं, तो मैं इसको डिवाइड बाय 2 करूंगा। अब मेरे हाइड्रोजन में 2 एटम होते हैं,
हाफ ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब हुआ एक एटम हाइड्रोजन का, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन का मतलब हुआ एक एटम ऑफ क्लोरीन। जब वो आपस में कंबाइन होंगे तो वो मुझे एक मॉलिक्यूल देंगे H और Cl का, जो उनके कॉम्बिनेशन से हमारा बना हुआ है। आई होप ये वाली बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। चलिए, अब एवोगैड्रोस लॉ से हम कैसे किसी भी, अब मैंने वैसे यहां पे आपको एटॉमिसिटी के बारे में बता ही दिया है, बट एक बार और आपको विद एग्जांपल समझाता हूं कि कैसे हम किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की, जो कि प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल है, उसकी एटॉमिसिटी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, थोड़ा उसके बारे में भी आपको एक बार बता देता हूं। देखिए, अब एवोगैड्रोस लॉ कैसे प्रेडिक्ट करता है एटॉमिसिटी ऑफ गैस को, एक बार फिर से हम अच्छी तरह से उसको देख लेते हैं। देखिए, क्या हुआ कि हमने एक्सपेरिमेंटली एक चीज ऑब्जर्व करी कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास दो वॉल्यूम है एमोनिया के, ठीक है, मेरे पास एमोनिया के दो वॉल्यूम है, और अगर उसको मैं डिकम्पोज कर देता हूं, ठीक है, तो डिकम्पोज करने से मेरे को एक वॉल्यूम जो है वो नाइट्रोजन का मिलता है, और साथ में मेरे को मिलते हैं 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। तो ये बात तो एक्सपेरिमेंटली हमें मिलती है। अब इस चीज को थोड़ा सा मैं इक्वेशन की टर्म्स में लिख के दिखाता हूं। मतलब ये कि मेरे पास एक एमोनिया है, ठीक है, उसको हमने डिकम्पोज किया, उसको हमने तोड़ा, तोड़ने से मिला मुझे नाइट्रोजन, और साथ में मेरे को मिलता है हाइड्रोजन, ठीक है। गेलुसैक लॉ के हिसाब से अगर मैं इस चीज को देखूं तो यहां जो ऑलरेडी बताया ही हुआ वैसे तो, कि हमारे पास 2 वॉल्यूम किसके हैं एमोनिया के, जिसमें से एक वॉल्यूम नाइट्रोजन का है और 3 वॉल्यूम जो है वो मेरे पास यहां पे हाइड्रोजन का है। अब हम अवोगैड्रोस लॉ के हिसाब से देखते हैं, तो अवोगैड्रोस के हिसाब से 2n मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारे एमोनिया के होंगे, और n मॉलिक्यूल्स जो हैं वो नाइट्रोजन के होंगे, और 3n मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारे हाइड्रोजन के होंगे। इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए सभी को n से डिवाइड किया, तो मतलब 2 मॉलिक्यूल, मैंने कहा था ना आपको कि एवोगैड्रो के हिसाब से सबसे छोटा पार्टिकल जो एग्जिस्ट करता है गैसियस स्टेट के लिए वो मेरा मॉलिक्यूल, वो एक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल मेरे पास क्या है एमोनिया के, और जिससे मुझे मिला 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का, और साथ में मेरे को मिलता है 3 मॉलिक्यूल ऑफ 3 मॉलिक्यूल ना, हाँ, और 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। अब सबसे बड़ी बात पता क्या है, ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन की बात यहां पे कर रहा हूं, ओके, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि मेरे पास 2 मॉलिक्यूल है, और ध्यान से देखना मैं बड़े जो क्या चेंजेस करने वाला हूं यहां पे, मैं ये कर रहा हूं कि मेरे पास 2 मॉलिक्यूल्स जो है, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मेरे पास 2 मॉलिक्यूल्स जो है एमोनिया के, एक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन के अंदर, नाइट्रोजन एक डायटोमिक होता है, तो इसलिए यहां पे 2 एटम्स जो हैं वो आपको मिलेंगे नाइट्रोजन के, और सिमिलरली हाइड्रोजन मेरा डायटोमिक होता है, तो 6 एटम्स जो है वो आपको मिल जाएंगे, किसके 6 एटम किसके मिल रहे हैं आपको, हाइड्रोजन के। इन सबको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो इसका मतलब है कि अगर एक मॉलिक्यूल मैं एमोनिया का स्टडी करूं तो उसमें एक एटम आपके पास नाइट्रोजन का मिलेगा, और 3 एटम जो है वो आपको हाइड्रोजन के मिलेंगे। तो इन टोटल एक मॉलिक्यूल एमोनिया के अंदर कुल मिलाकर हमारे पास 4 एटम्स होते हैं। सो ये टेट्रा एटॉमिक मतलब इस नेचर का मॉलिक्यूल है, जिसके अंदर हमारे पास 4 एटम के कॉम्बिनेशन से बना है। और अब आप अच्छी तरह जानते हो, अगर एक एटम मेरा नाइट्रोजन का है और 3 मेरे पास क्या है हाइड्रोजन के हैं, तो हम NH3 से तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ना एमोनिया को। तो अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है एमोनिया का, तो उसमें एक एटम नाइट्रोजन का है और 3 एटम किसके हैं, मेरे हाइड्रोजन के हैं। तो आप देख सकते हो कि कैसे हमने एक मतलब गेलुसैक लॉ की हेल्प से जो वॉल्यूम हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है उसकी हेल्प से, और एवोगैड्रोस की हेल्प से कैसे किसी एटम की एटॉमिसिटी को पता कर सकता हूं। तो शुरुआत कैसे की, एक बार ध्यान से देख लीजिए
कि मैं वो वॉल्यूम वाइज पता था, तो उससे मैंने क्या किया, उनको मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया कि मेरे पास दो, अगर एक वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो उसमें n मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, तो दो वॉल्यूम है तो 2n मॉलिक्यूल्स होंगे, इसमें n मॉलिक्यूल्स होंगे, इसमें 3n मॉलिक्यूल्स होंगे। उनको फर्दर सिंप्लीफाई करते हुए मैंने कहा कि दो 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 एक तीन। अब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं, दो, इसमें भी कितने एटम होते हैं, दो। तो ये एटम्स बना दिए, उनको फर्दर सिंप्लीफाई करके मैंने बना दिया कि एक मॉलिक्यूल अगर मैं कंसीडर करता हूं तो एक एटम मेरे नाइट्रोजन का होता है और 3 एटम्स जो है वो मेरे हाइड्रोजन के होते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी गैसियस का जो एटॉमिसिटी है वो पता कर सकते हो। सो आई होप आपको अच्छी तरह ये जो थ्योरी है वो समझ में आ गई होगी। सो देखिए, अब तक हमने ये स्टडी कर लिया है कि अवोगाड्रो लॉ का हम जो इस्तेमाल करते हैं, पहली बात किस लिए करते थे, हमारे गेलू-सैक लॉ को एक्सप्लेन करने में हमने उसकी हेल्प ली। दूसरा, हमने इसका इस्तेमाल किया एटॉमिसिटी को प्रेडिक्ट करने में। और तीसरा ये है कि अगर मुझे एटॉमिसिटी हम एक बार प्रेडिक्ट कर ले, मतलब अगर मुझे ये पता लग जाए कि किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं और कौन कौन से एटम्स हैं, तो मैं उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आसानी से बना सकता हूं। अगर आपको इस बात की कंफ्यूजन है कि एटॉमिकल मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। कहते हैं कि इट इज अ केमिकल फॉर्मूला which gives the actual number of atoms of the element present in one molecule of a compound। अगर आपने पीछे वाली एग्जांपल देखी है तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर एक मॉलिक्यूल, मैंने आपको ये फाइंड करके बताया कि अगर एक मॉलिक्यूल मैं अमोनिया का लेता हूं, तो उसमें अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि मेरे पास कुल मिलाकर आई थिंक एक एटम जो था वो मेरा नाइट्रोजन का था, ठीक है, और साथ में मेरे पास जो 3 एटम थे वो हाइड्रोजन के थे। तो आप खुद देख सकते हो कि अगर एक अमोनिया की बात करूं तो उसमें एक नाइट्रोजन है और 3 मेरे पास हाइड्रोजन है, तो ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेरे अमोनिया का। तो बहुत सिंपल चीज है यार, कोई बड़ी चीज नहीं है। एंड आई होप आपको ये सब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए या इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए मेरे पास 2 सॉल्व्ड एग्जांपल्स है। अब हम इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले कहता है एग्जांपल नंबर 9 के अंदर, कहता है कि आपके पास अंडर सेम कंडीशंस है टेम्परेचर एंड प्रेशर की, यू कलेक्ट 2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 3 लीटर ऑफ क्लोरीन एंड 5 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड 4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन एंड 1 लीटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सो इन विच गैस सैंपल विल देयर बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैंने आपको ऑलरेडी एक बात बताई है कि अगर आप इन डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के सेम वॉल्यूम ले लेते हो अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो इनमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं। अगर मैं 1 लीटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है अगर n कंसिडर कर लेता हूं, तो इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 2 लीटर के अंदर हमें 2n कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। 3 लीटर ऑफ क्लोरीन के अंदर मुझे 3n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे क्लोरीन के। 5 लीटर ऑफ हाइड्रोजन के अंदर 5n नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और 4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन के अंदर मुझे 4n नंबर ऑफ नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। इसलिए अगर मैं इनकी कंपैरिजन करूं तो मुझे दिख रहा है कि 5 लीटर, ठीक है, 5 लीटर ऑफ हाइड्रोजन जो होगा उसमें हमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और सबसे कम वॉल्यूम किसका लिया हुआ है हमने, सल्फर डाइऑक्साइड का ना। तो 1 लीटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, इसके अंदर हमें सबसे कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। और जस्टिफाई योर आंसर के अंदर आप अवोगाड्रोस लॉ को मतलब समझाते हुए इसका आंसर दे सकते हैं। बाकी आपको पता ही है मैं आंसर देता ही हूं, तो यहां पर एक प्रॉपर इसकी एक्सप्लेनेशन है। एक बार आप इसको ध्यान से रीड करो, आपको आपका जो आंसर है वो समझ में आ जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 10 की तरफ। कहता है कि इन 50 cc of a gas A contains Y molecules, how many molecules of gas B will be present in 25 cc of B under same condition। तो मैंने आपको बताया यार कि अगर मैं सेम वॉल्यूम लेता हूं और सेम कंडीशन अगर हो तो उन दोनों में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं। ए और बी का कंडीशन सेम है, लेकिन ए का जो वॉल्यूम है वो 50 सीसी है और उसके अंदर वाई मॉलिक्यूल्स है, और बी का जो वॉल्यूम है वो उससे हाफ है। इसलिए
इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे वो इससे आधे होंगे, दैट इज y/2। बाकी यहां पे मैंने प्रॉपरली यहां पे आपके लिए लिख के दिया हुआ है, एक बार ध्यान से रीड करिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आई होप आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि अवोगाड्रोस लॉ क्या होता है और वो किस काम आया है, राइट। आपको किस तरीके से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में समझाता है, कैसे हम एटॉमिसिटी प्रेडिक्ट करते हैं और किस तरीके से हम कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अवोगाड्रोस लॉ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने अवोगाड्रोस लॉ को स्टडी किया। नेक्स्ट जो आपकी वीडियो आएगी उसके अंदर मैं जो आपके एक्सरसाइज 1 के अंदर जो क्वेश्चंस रह गए थे उनको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, एंड इसके साथ आपका जो पहला पार्ट है इस चैप्टर का वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे करते करते मैं बाकी भी पार्ट आपके कंप्लीट कर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।